नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन कार्टून के साथ जो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। कार्टून बनाने वाले भी ना यार बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्या तगड़ा कार्टून बना रखा है। देखिए, सूरज की जगह यहाँ पर कोरोना को दिखाया हुआ है और उस कोरोना से इंसान की क्या हालत हो रखी है वो दिखाया हुआ है। जो इंसान पानी के लिए तरस रहा था वो वैक्सीन के लिए तरस रहा है, और वैक्सीन को किस तरीके से दिखाया है, वैक्स इन, यानी आपको पता होगा ना, जो रेगिस्तान में ओएसिस वगैरह होते हैं और जो मिराज दिखता है, यानी दिखता है दूर जैसे पानी है लेकिन वहाँ पहुँचो तो पानी होता ही नहीं है, तो वही टाइप का सीन दिखाया जा रहा है। अब एक्चुअली में ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वैक्सीन जो हैं उसकी भी कमी होने लगी है, क्योंकि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना शुरू कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, ऐसे राज्यों में वैक्सीन की दिक्कतें आने लगी हैं। तो इंडिया ने जैसे स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है उसको का भी इमरजेंसी यूज़ जो है अलाउ कर दिया है। अब इंडिया तो अपनी तरफ से कर ही रहा है, लेकिन हमारी जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा है तो उसको भी हमें देखना है। लेकिन बाकी तो जो भी है कार्टून बहुत मस्त बना रखा है यार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल जो है वो बताता है कि हमें पहली वेव से क्या क्या सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नई वेव आई है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, इनफैक्ट और ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो हमें उससे पहली वेव से क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है ताकि हम दूसरी वेव को टैकल कर पाएँ, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। जो इसरो का जासूसी कांड था, यानी इसरो एस्पेनेज केस जो था, यहाँ पर हमारे जो इसरो के जो साइंटिस्ट थे नंबी नारायण जी, उनको एक तरीके से झूठे आरोप में फंसाया गया था। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है कि किस तरीके से इसरो स्पाई केस में मास्टरमाइंड ने जो किया उसके रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली है उनकी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर मल्टीपोलैरिटी की बात की गई है कि किस तरीके से जापान, ईरान, टर्की, इंडिया ये जो है आज की डेट में एक साथ मिल के इस पूरे ग्लोब में, यानी पूरे वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस दिखा सकते हैं, अपनी पावर दिखा सकते हैं। क्योंकि आज तक क्या था, या तो चाइना सबसे टॉप पे बैठता था या यूएस बैठता था, लेकिन अगर ये 4 देश मिल जाएं तो एक साथ मिलके पूरे वर्ल्ड को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। राइटर बताते हैं कि किस तरीके से सीबीआई का जो प्रोब है, यानी सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है इसरो जासूसी कांड में, उसको एक तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ ना, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट थे नंबी नारायण जी, ये बिल्कुल इनोसेंट थे, इन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन इनको फिर भी झूठे आरोपों में फंसाया गया, इनको काफ़ी टॉर्चर किया गया। इनका जो कीमती समय था, जो देश को दे के देश को काफ़ी आगे बढ़ा सकते थे, वो समय बर्बाद किया गया। तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन बताया गया है कि किस तरीके से नंबी नारायण जी जो है उनके लिए सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन करना इस केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि उस टाइम की जो एजेंसी थी आईबी वगैरह, बाकी जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की एजेंसीज थी, उन्होंने तो बिल्कुल दबाव बनाया इन पर कि आप मान लीजिए कि आपने गलती करी है या आप किसी इसरो के साइंटिस्ट पे ब्लेम डाल दीजिए। इस टाइप की चीज़ें उनके साथ करी, ऑल्दो वो बहुत इनोसेंट थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है कि सीबीआई को टास्क दिया है, किसमें, जस्टिस डीके जैन कमेटी जो बैठी थी उसमें। क्योंकि जो इसरो का जासूसी कांड 1994 में हुआ था, उसमें इसरो के स्पेस साइंटिस्ट नंबी नारायण जी को फंसाया गया था। किस तरीके से उनका पूरा ये उनको फ्रेमअप किया गया था इस फेस में, और आगे जाके जब सीबीआई को ये दिया गया तब जाके सारी डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है, इस केस में क्या था कि 2 मालदीवियन वुमेन को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और अरेस्ट इसलिए किया था कि वो मालदीवियन वुमेन जो हैं उनके पास इसरो के जो आप कह सकते हैं रॉकेट के डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पाई गई। तो ये सब चीज़ें मतलब इंडिया की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सही नहीं है ना, कि दूसरे देश के पास या पाकिस्तान के पास या किसी और देश के पास उनको पता चल जाए कि हम किस तरीके से अपना स्पेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो केरला पुलिस ने क्या इनिशियली मिस्टर नंबी नारायण जी को अरेस्ट किया था, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि केरला पुलिस यहाँ पर गलत साबित हो गई है कि उन्होंने जो भी किया वहाँ पर गलत था, साइंटिस्ट के साथ गलत किया और उनका समय बहुत वेस्ट किया। तो सीबीआई ने ये जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्होंने पाया कि ऐसा कोई एविडेंस पाया ही नहीं गया, नंबी नारायण जी के खिलाफ कोई एविडेंस ऐसा था ही नहीं। और ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा केस जो था ये सिंपल सा एक तरीके से इसरो का, इंडिया का टाइम वेस्ट करने के लिए किया गया, और किस तरीके से हमारे देश को की जो प्रगति थी उस पर रोक लगाने के लिए ये केस किया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरीके से 50 लाख का कंपेंसेशन नंबी नारायण जी को अनाउंस किया है 2018 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये पूरे केस ने उनकी जो ऑनर था, उनकी डिग्निटी को डैमेज किया। ठीक है, और उसके अलावा उनका इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट किया। ठीक है, उनको मेंटली इतना प्रेशराइज किया गया, टॉर्चर किया गया, और जिन पुलिस ऑफिसर ने ये सब उनके साथ किया उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा
यहाँ पर मतलब कहा गया। लेकिन केरला की सरकार जो है ना वो एक तरीके से मतलब अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल मतलब रजिस्ट कर रही है, नहीं ले रही है एक्शन। लेकिन क्योंकि अब सीबीआई ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो केरला था उसके जो ये मतलब केरला अभी तक नहीं मान रहा था ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है अब केरला भी कुछ नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। मेनली अगर स्टडीज़ को देखा जाए तो यही पाया गया है कि उसमें कि बाहर के जो देश हैं जैसे रशिया टाइप के जो देश थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, या यूएस जो थे वो उस टाइम में इंडिया के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि किसी तरीके से इंडिया का जो टाइम है स्पेस डेवलपमेंट में वो वेस्ट किया जाए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेंगे तब जाके तो ये यूएस रशिया टाइप की कंट्रीज अपने डोमिनेंस मेंटेन करेंगी। क्योंकि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती ना तो इंडिया बहुत बहुत आगे होता। लेकिन अब टाइम तो इतना वेस्ट हो ही गया। खैर देखते हैं इसमें आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ठीक है, जापान, इंडिया, टर्की और ईरान की यहाँ बात की गई है कि किस तरीके से 4 देश मिलकर आज की डेट में पूरे वर्ल्ड पे अपनी पावर दिखा सकते हैं। अब यूएस चाइना में दिक्कत है क्या है ना, चाइना आज की डेट में एक तरीके से क्वाड के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो तो क्वाड को एक तरीके से एशियन नेटो कहता है चाइना, तो रशिया भी इनफैक्ट चाइना की ही बात आज की डेट में चाइना की एक तरीके से बोल रहा है। अब आज की डेट में देखो क्वाड का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि चाइना को इंडो पैसिफिक में चैलेंज करना है। ऑल्दो चाइना इसको इंडो पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक कहता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्या कर सकती है, ये एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट कर सकती है यूएस और चाइना के बीच में, और इस कोल्ड वॉर में इंडिया, जापान, टर्की ये सैंडविच हो जाएंगे। ये मेन दिक्कत है। ठीक है, माइक पोम्पियो जो हैं यूएस के, उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से चाइना की जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा। क्वाड कंट्रीज की यहाँ बात हो रही है कि लाइक माइंडेड नेशंस को एक साथ होकर ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यूएस जो है उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं रशिया पे जो आपके आज की डेट में आप कह सकते हैं जो नाराज़गी है, नाराज़गी इसलिए है कि रशिया पे वो ये ब्लेम करते हैं कि उन्होंने 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया छीन लिया, इसलिए वो रशिया पे आज सैंक्शन डालने पे बिल्कुल उतावले हैं, इन सब की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें करी ना तो उन्होंने क्या किया कि जो, और उन्होंने ये ब्लेम भी डाला कि रशिया की जो साइबर स्पेस है उन्होंने मतलब साइबर सिक्योरिटी ने इंटरफेरेंस करी किसमें, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2016 में। क्योंकि ये मतलब एक्चुअल में ये चीज़ थी कि पता पाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रशिया के काफ़ी क्लोज थे, लेकिन बाइडन रशिया के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो जो भी एक्शन बाइडन ने लिए उन्होंने पता क्या किया है, सिर्फ चाइना को रशिया के क्लोज ला दिया गया है। देखिए मैं वही चीज़ अपने पहले के एडिटोरियल में मैंने आपसे डिस्कस करी कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। यूएस ने इतने सैंक्शन डाले ना, इतने सैंक्शन डालने कि अब इनके सैंक्शंस की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। जिस भी देश पे सैंक्शन डालते हैं ना वो सीधा चाइना के क्लोज हो जाते हैं। ईरान देख लीजिए आप, पाकिस्तान देख लीजिए, रशिया देख लीजिए। ठीक है, ये सारे देश आज की डेट में चाइना के बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं और चाइना इसका बहुत फ़ायदा उठा भी रहा है, और यूएस भी ये बेवकूफ़ी कर रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं सैंक्शंस लगाने में बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन ऐसा मत करो ना कि कुछ भी हो तो सीधा सैंक्शंस ही पेल दो, क्योंकि किसी चीज़ का एक्सेस भी अच्छा नहीं होता है। तो एक तरीके से नया कोल्ड वॉर स्टार्ट कर सकता है ये इंडो पैसिफिक वाला जो सीन चल रहा है, और आज की डेट में ये नया एक जियो पॉलिटिकल बाइनरी आज की डेट में खड़ा हो चुका है। अब क्योंकि यूएस तो बेवकूफ़ी कर रहा है तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों को सही करने के लिए। तो जापान, ईरान, टर्की, इंडिया, ये 4 देश ऐसे हैं कि ये आगे आके एक तरीके से मिडिल पावर्स बन सकते हैं, और एक बार ये पावर बनेंगे तब जाके ये प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करेंगे, अलायंस बिल्ड करेंगे, और एक तरीके से इंटरनेशनल पावर को आगे बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट जो है वो दिखाएंगे। क्योंकि अब देखिए ये 4 देश ऐसे हैं ना कि इनके चाइना के साथ, ईरान को तो नहीं लेकिन बाकी जो देश हैं इनके ना चाइना के साथ थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हैं। एक एग्जांपल जापान का ले लेते हैं। जापान का जो सेंकाकू आइलैंड्स का जो डिस्प्यूट है ना वो चाइना के साथ चल रहा है। चाइना इस आइलैंड को क्लेम करता है, ऑल्दो ये जापान का है। इंडिया चाइना की तो खैर बात ही नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया चाइना का तो 1962 से लेकर आज तक इतना ज़्यादा डिस्प्यूट देख रहे हैं। रिसेंटली गलवान वैली क्लैश हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हम देख ही रहे हैं। ठीक है, ईरान पे जो यूएस ने इतने ज़्यादा सैंक्शंस डाल दिए कि ईरान बिल्कुल गिरने पे आ गया, और जब ईरान गिर रहा था तो चाइना ही उन्होंने उन्हें संभाला। सिंपल सी बात है, ईरान जो है चाइना से ही दोस्ती करेगा ना, क्योंकि चाइना ही तो उनकी हेल्प कर रहा है आज की डेट में। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है ना एक गड़बड़ तो हैं, और इनको इम्प्रूव करने के लिए ही इन सारे देशों को, जापान, इंडिया, टर्की, ईरान, इनको आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये एक इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया ना तो देखना ये जो यूएस कर रहा है ये बहुत गलत होने वाला है, और आगे जाके दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लेसन्स फ्रॉम फर्स्ट वेव, पहली जो वेव कोरोना की आई उससे क्या क्या हमें सबक मिल सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि अभी भी बात हो रही है कि किस तरीके से पार्शियल लॉकडाउन्स लगाए जाएंगे। ऑल तो लॉकडाउन तो बिल्कुल भी हल नहीं है, क्योंकि लोग फिर से भूखमरी से मरेंगे, सोशल इनइक्वालिटीज़ हो जाएंगी, इकोनॉमिक जो गैप है वो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत पता है कहाँ है? पहली बात तो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ने एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया है अपने उसमें। लेकिन उसी के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस इवेंट्स भी चल रहे हैं। बंगाल ले लो, अपना केरला इस साइड ले लो, इलेक्शन की रैलियाँ दबा के चल रही हैं। ठीक है, भीड़ आ रही है दबा के। रिलीजियस इवेंट्स ले लो, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक साइड से तो कह रहे हैं कि सारे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, इंडस्ट्री बंद करो, फैक्ट्री बंद करो, दूसरी साइड से ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो लॉजिक क्या है भाई इसमें? सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं यार। जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए वो पूरे मीनिंगलेस हो जाते हैं। IMF ने कहा था अच्छा खासा कि इंडिया के आने वाले ईयर में 12.5% की ग्रोथ होने वाली है। तो अब क्या घंटा होगी ये ग्रोथ? अब तो चीज़ें इतनी बेकार और हो गई हैं, कहाँ से होगी ग्रोथ यार? अब तो और दिक्कतें आने को, मतलब इतनी दिक्कतें सामने दिख रही हैं हमें। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर जो है, इसमें ग्रोथ तो हमने देखी, क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को, अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोना के दौरान बढ़ाया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किस तरीके से पहले हम चाइना पे डिपेंडेंट थे पेटेंट और रॉ मटेरियल के, लेकिन आज की डेट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक खुद इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारी खुद की मेडिसिन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। हेल्थ के सेक्टर में आपको पता होगा DRDO, न्यूमरस IITs ने कितने वेंटिलेटर्स बनाए, कितने ऐसे डिजिटल बेड्स बनाए, कितने रोबोट्स बनाए जो कोविड पेशेंट्स को सर्व करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो अमीर लोग थे वो 35% और ज़्यादा अमीर हो गए। कितनी बुरी बात है ना। मतलब बुरी बात यही नहीं है कि अमीर लोग अमीर हो गए, सिंपल सी बात है यार, अच्छी बात है कोई अमीर हो रहा है तो। लेकिन दिक्कत है ना कि अमीर और अमीर हो गए और गरीब और गरीब हो गए यार, ये मेन दिक्कत है ना। लोग, गरीब लोग कितने सारे मर भी गए, ये भी तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल जो है और टूरिज्म सेक्टर जो है, ये एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते थे हमारी इकोनॉमी के लिए, इनको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम घाटा हुआ है। ठीक है, मेन दिक्कत तो यहाँ पर ये है। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं आज की डेट में बढ़ते जा रही हैं। अब पैंडेमिक ने क्या किया कि इनफॉर्मल सेक्टर और जो MSME सेक्टर था, यानी अब इंडस्ट्री मान लीजिए एक तरीके से, उसमें से 75 मिलियन लोगों को पॉवर्टी में धकेल दिया है, गरीबी में। अब पार्शियल लॉकडाउन लगाने से क्या हो रहा है कि जितने भी गुड्स हैं, जितने भी लेबर्स हैं, उनका मूवमेंट जो है वो अटक रहा है। वो अपना फैक्ट्री को नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों ने तो घर जाना दोबारा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इससे नीचे गिरते जा रही है, और इससे हमारी इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी जो है ना वो भी बढ़ते जा रही है। दिक्कतें तो इतनी ज़्यादा है ना, क्या क्या कहें यार। तो यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको तो मल्टीपल शिफ्ट में फंक्शन करने देना ही देना चाहिए, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री रुकी तो प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमी गिरेगी और लोग भूखमरी से मरेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हमें हेल्थ और अपने सेफ्टी रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इम्प्रूव होने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। नॉन एसेंशियल गैदरिंग्स यानी कुंभ का मेला, मानता हूँ यार कि आस्था अपनी जगह पे है, सिंपल सी बात है। मैं भी इन सब चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी अपने अपने धर्म की आस्था पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते होंगे, लेकिन जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, मेन चीज़ ये है। तो इस टाइप की गैदरिंग्स को अभी अवॉइड करना चाहिए। इलेक्शन की जो रैलीज़ है ना, ये तो क्या कहूँ यार, इन पर तो कमेंट ही नहीं मार रहा मेरे को। ये तो बिल्कुल अभी एसेंशियल थी नहीं, लेकिन फिर भी इनको किया जा रहा है। दिक्कतें हैं ना, इन चीज़ों को बैन के पहले करना चाहिए यार। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे ज़्यादा इम्फेसाइज अभी करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे इम्फेसाइज होगा तब जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा। एग्जाम्पल में जो न्याय स्कीम है, न्याय स्कीम के अंदर जो कांग्रेस ने 2019 में गारंटी की थी, जिसमें हर एक हाउस होल्ड को, गरीब हाउस होल्ड को मिनिमम 6,000 रुपये की इनकम, यानी एक साल की 72,000 रुपये की इनकम गारंटी दी जाएगी। ऑल्दो ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा अगर एक परिवार को देंगे तो सरकार का तो जो बिल है, आप कह सकते हैं जो डेफिसिट है, वही कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी सरकार स्कीम उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, फिर भी डेफिसिट इतना ज़्यादा है, एक परिवार को 6,000 रुपये देने लगे तो फिर तो कहाँ ही पहुँच जाएगा यार। ठीक है, अब कोविड-19 का जो नया म्यूटेशन है ना, ये एक तरीके से यंगर पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जैसा हमने कल के एडिटोरियल में भी देखा। तो दिक्कतें तो इतनी ज़्यादा बढ़ ही रही हैं। तो अभी हमें क्या करना है, वैक्सीन को हमें एक्सेलरेट करना है, वैक्सीन का प्रोडक्शन। एक बार वैक्सीन का प्रोडक्शन एक्सेलरेट हुआ तब जाके ही चीज़ें सही डायरेक्शन में आएंगी, और साथ ही साथ सही डायरेक्शन में पॉलिटिकल विल और पब्लिक का पार्टिसिपेशन जब होगा, तब जाके ही हम इस नए कोरोना की वेव को मात दे पाएंगे, तभी जाके हम जानों को बचा पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम सेफ्टी नेट्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें, जितने भी इनएडिक्वेट मेट्स हैं उनको सही करके इनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें, तब जाके ही चीज़ें सही डायरेक्शन में चलेंगी, वरना दिक्कतें तो बहुत खड़ी हैं।
तो आई होप आपको ये तीनों एडिटोरियल पसंद आए होंगे। अगर आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार, ये हमें बहुत हेल्प करता है। वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसको चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारे एडिटोरियल्स विद टाइम मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।